तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज फ्राइडे, दिन थोड़ा कूल है। कल शायद इसकी वजह ये भी है कि 15 अगस्त, तो आप सभी को पहले से ही 15 अगस्त आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। और कल की वजह से शायद आज कई बार ऐसा होता है न्यूज़ में कि जब कोई छुट्टी और ऐसी चीज़ें होती हैं तो कुछ हलचल भी कम हो जाती है। तो शायद एक वजह ये भी है, थोड़ा सा छुट्टी का माहौल हो गया है। सुशांत केस में अभी कोई अपडेट है नहीं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला आना है। और सुप्रीम कोर्ट से मुझे लगता है कि ये फैसला शायद मंडे या ट्यूसडे को आ सकता है कि इस मामले की जांच कौन करेगा। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन कंक्लूसिव कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही है सामने जिससे किसी नतीजे पे हम लोग पहुंच सके। चूँकि ऑलरेडी मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो मीडिया अपने अपने हिसाब से खबरें चला रही है, लेकिन इस केस से जुड़ी हुई जो बाकी सही चीज़ें हैं, सारी जानकारी हैं, जो ऑथेंटिक एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो या सीबीआई हो, उसके ज़रिए जो चीज़ें आनी उसमें अभी वक्त लगेगा, तो उसमें कोई अपडेट नहीं है। बाकी कुछ लोगों ने कहा था कि कोरोना के बारे में अपडेट दे दें, और ख़ासतौर पर रशिया के वैक्सीन को लेकर। तो रूस के जो वैक्सीन की थी कि कोरोना को लेकर पहला देश बन गया है जिसने इस टीके का ईजाद कर लिया, बना लिया है, और सितंबर से इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। उसको लेकर भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। अभी तो यही है कि रूस ने ये कहा कि शायद ये वैक्सीन जो है ये 2 साल तक ही इसका असर रहेगा शरीर में। 2 साल के बाद फिर शायद दोबारा टीका लेना पड़े, या आगे का भी उनको पता नहीं। लेकिन बाकी बहुत सारे जो देश हैं वो इसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनका कहना पहले देख लेते हैं कि रूस में जब सारे लोगों को लग जाए उसका क्या असर होता है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। ब्रिटेन ने जैसे कहा कि वो बिल्कुल ये वैक्सीन नहीं खरीदेंगे, और भी कई देश हैं। WHO ने कहा कि उन्हें अभी तक यही नहीं पता है कि इसमें क्या सारी चीज़ें हैं, जो वैक्सीन बनाया गया है कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि रूस ने शेयर नहीं किया। तो इस वजह से इसको लेके अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जारी है। हमारे देश में उम्मीद है कि 15 अगस्त को कल प्रधानमंत्री जब लाल किले से भाषण देंगे तो हो सकता है जो देसी अपनी वैक्सीन बनाने की कोशिश चल रही है, बाकायदा पूरे डॉक्टरों की अलग अलग टीम लगी हुई है, उसके ट्रायल भी शुरू हो गए हैं इंसानों पर, तो उसके नतीजों को लेके या उससे जुड़ी हुई कोई बड़ी घोषणा शायद कल कर सकते हैं। तो एक ये भी है कि भारत इस कोरोना की जंग में कितना आगे है और क्या वैक्सीन कितना कामयाब है। देश में हर दिन तस्वीर ठीक नहीं है आजकल। 56,000, 60,000, 64,000 के हिसाब से पर डे 60,000 के आसपास एवरेज ले लें पिछले कुछ दिनों से, तो पूरे कंट्री में कोरोना पॉजिटिव के केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि आज होम मिनिस्टर अमित शाह जो कोरोना पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो वो हॉस्पिटल से घर तो पहुंच गए, लेकिन ख़ुद को उन्होंने अभी आइसोलेशन में कर लिया कुछ दिनों के लिए। मशहूर संगीतकार SP बालासुब्रमण्यम, उनकी भी तबीयत ख़राब है, ये खबर आई है, और एक से एक उन्होंने गाना गाए हैं। साउथ के वो दिग्गज, लेकिन हिंदी फिल्मों में भी उनका कोई सानी नहीं, बहुत सारे जो उनके गाने हैं, तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। ऊपर वाले से दुआ है वो जल्द ठीक हो जाए। तो ये सारे अपडेट। अब आज की कहानी पर आते हैं। आज की कहानी एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है। इसी सिलसिले में मेरी बात हो रही थी आज एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से, तो कुछ चीज़ें पूछी, तो उसमें से एक और चीज़ आई जो मैंने कहा कि इस कहानी के शुरू करने से पहले आपसे शेयर करूँ। सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में एक सवाल बहुत ज़ोरों शोर से उठाया जा रहा है और सोशल मीडिया पे भी हो रहा है। वो ये है उनके गले पे जो मार्क है उसको लेकर कि वहाँ पे चोट के भी निशान हैं, फांसी के फंदा नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें। फिर अभी स्टन गन की बात आ गई। डॉक्टर जो एक US के, उन्होंने कहा कि उनके गर्दन पे 2 ऐसे मार्क हैं जो ऐसा लगता है कि स्टन गन से उनको चोट पहुँचाएगी, जिससे आदमी का शरीर पैरालाइज हो जाता है, वो रिएक्ट नहीं कर पाता, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता, और उसके बाद शायद उनको फांसी पे टांगा गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। मार्क को लेके बहुत सारी बात हो रही थी। एक और चीज़ हो रही थी कि कमरे में एक बेल्ट भी है और उस बेल्ट से गला घोंटा गया है। दूसरी थ्योरी ये थी कि जो पंखे में, कई वीडियो में देखा होगा आपने, हरे रंग का एक फैब इंडिया का कुर्ता है जो टंगा हुआ है, और उस कुर्ते को काट कर बॉडी को नीचे उतारा गया। तो अब सवाल ये यहाँ पे ये उठता है कि अगर ये सारी बातें हो रही हैं, ठीक है, बातों का कोई मतलब नहीं, हर आदमी 10 बातें सोच सकता है, 10 बातें कह सकता है, लेकिन आखिरी मैटर करता है नतीजा और जांच कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। अब यहाँ पे 2
चीज़ें उठ रही। एक, गले में पुलिस का जो कहना है, फेब इंडिया के हरे रंग का कुर्ता था, उसको फांसी का फंदा बनाया और उसी फंदे में गला डाला और उसके बाद उस फंदे से झूल गए। दूसरी बात आ रही है कि नहीं, एक बेल्ट है और उस बेल्ट से गला घोटा गया। अब ये दोनों बातें में बहस तो अंतहीन है, हम लोग करते रहे। नतीजे पे कैसे पहुंचा जा सकता है और क्या मुंबई पुलिस ने ये किया, सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि अभी तक मुंबई पुलिस, हमने कोशिश की थी ये पता करने की, पर मुंबई पुलिस की तरफ से किसी ने बात नहीं की। तो ऐसा उन्होंने किया है कि नहीं किया, ये जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन जिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, डॉक्टर हर्ष शर्मा, जो देश के अपने बहुत ही मोस्ट सीनियर फॉरेंसिक में एक्सपर्ट्स में से एक हैं, जिनका 35 साल का तजुर्बा है अपना, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि अगर ये केस की जांच वो कर रहे होते तो वहाँ पे एक बड़ा साधारण सी चीज़ है, लेकिन आदमी ये वक्त और एक्सपीरियंस के साथ सीखता है। उन्होंने कहा कि मैं बता सकता था कि ये बेल्ट गले में लगाने से या बेल्ट का फंदा कसने से मौत हुई है, या फिर उस कुर्ते के गले में फंदा कसने से मौत हुई है। तो उन्होंने जो डिटेल बताया वो ये है कि ऐसे मामलों की जो जांच होती है उसमें बड़ा एक सिंपल तरीका होता है। चौड़ा वाला एक वो जो आता है सेलो टेप, जो ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी ऐसा टेप जो ट्रांसपेरेंट है, गले में जहाँ पे मार्क है उस मार्क के ऊपर उस सोलो टेप को चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद उसको उखाड़ लेते हैं और फिर उसको आप सील करके रख देते हैं। अब मान लीजिए कि गले में मार्क है, मैंने उस पर एक टेप चिपकाया और ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद उसको उखाड़ा तो उस पर उसके सारे मार्क्स आ जाएंगे, जो निशान है, जो भी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसको उठा के मैंने हिफाजत से रख दिया टेस्ट करने के लिए। अब मुझे ये पता है कि इस कुर्ते से इसने गले में फंदा कसा है, तो मैं उस कुर्ते के भी उस हिस्सों के सारे उस पर भी टेप चिपकाऊंगा और उसके भी निशान ले लूँगा, मार्क, और उसको भी हिफाजत से रख दूँगा। उसके बाद आप ले जाएंगे टेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे एक तीसरा एलिमेंट भी है कि बेड पे एक बेल्ट रखा हुआ है, तो क्या पता बेल्ट से भी गला घोटा जा सकता है। तो वही टेप उठाऊंगा एक अलग और उस बेल्ट के ऊपर भी चिपकाऊंगा और उस बेल्ट पे चिपकाने के उसको भी हिफाजत से रख लूँगा उस टेप को। अब उसके बाद इसकी आप जाकर जांच करेंगे। तो इस जांच से क्या पता चलेगा और कैसे पता चलेगा? दो चीज़ें होती हैं। जब इंसान किसी भी चीज़ को, खुदकुशी या इस तरह की चीज़ करता है, तो जो निशान है वो सिर्फ एक तरफ नहीं होती, दो तरफ से निशान आती है। वो ऐसे कि अगर मान लीजिए मैंने कुर्ते को उठाया अपने गले में फंदा कसने के लिए, तो उस कुर्ते पे कुछ भी लगा हुआ हो, चाहे धूल हो चाहे कोई भी चीज़ हो ऐसी, वो मेरी उंगलियों पे आ जाएगा। उसी तरह कुर्ता उठाया तो कुर्ते पे भी कुछ गया, तो ये दोनों तरफ से मार्किंग आ गई। सेम बेल्ट के साथ हुआ कि अगर उस बेल्ट को गले में मैंने डाला और उसको निशान लिया है, तो उस बेल्ट के अंदर हमारे गले का कोई ना कोई रेशा, कोई बाल, कोई भी चीज़ एक उस बेल्ट के पास चली जाएगी। और चूंकि हमने बेल्ट को उठाया है तो मेरे उंगलियों के कुछ निशान उस बेल्ट पे चले जाएंगे। तो ये टू वे हो गया। तो अब इसको जांच करने से ये पता चल सकता है कि मौत किस चीज़ से हुई। फांसी का फंदा जो गले में पड़ा, उसका इस्तेमाल किस चीज़ से किया गया, कुर्ते से या बेल्ट से? जो टेप के ज़रिए हमने निशान उठाए हैं उसमें अगर गले के जो मार्क हैं, तो उस गले पे उस कुर्ते का कोई ना कोई रेशा, कोई ना कोई चीज़ आएगी और सेम हमारे गले का कुछ ना कुछ वो हिस्सा उस कुर्ते के टुकड़े में जाएगा। तो अगर हमने दोनों सैंपल उठाया और दोनों मैच कर गया, कुर्ते में मेरे गले का हिस्सा कुछ और गले का कुछ रेशा या कोई ऐसी चीज़ स्किन से वो उस कुर्ते में, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक साथ थे, गले से ये चिपका और मेरा गला उस कुर्ते से चिपका। तो ये क्लियर हो जाएगा कि इस फंदे के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल हुआ। यही चीज़ अगर उस बेल्ट के साथ, जिसको हम लोग सवाल कर रहे हैं कि उठाया और चिपकाया, अगर उस बेल्ट पे हमारे गले का कोई भी अंश, कोई भी रेशा उसके अंदर है, तो इसका मतलब है वो बेल्ट हमारे गले के करीब आया, छुआ और उस बेल्ट के ज़रिए ही हमने फंदा कसा। तो ये जो सवाल है कि कुर्ता या बेल्ट, बड़ा आसान तरीका है इसको जांच करके ये पता करने का, और ये किया जा सकता है।
अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या मुंबई पुलिस ने ऐसा किया है? क्या उसने उस जो कुर्ता है और जो बेल्ट है दोनों की जांच की है, या सिर्फ कुर्ते की या सिर्फ बेल्ट की, या फिर दोनों की नहीं की? ये भी मुमकिन है। तो ये एक बड़ा आसान तरीका था। ये इत्तेफाक से बात करते हुए उन्होंने जब बताया तो मुझे लगा कि आप तक बतानी चाहिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई कि आमतौर पे खुदकुशी के एक और लक्षण है जो पता चलता है कि एंटीमॉर्टम है या पोस्टमॉर्टम। एंटीमॉर्टम उसे कहते हैं जो आदमी जिंदा रहते हुए जो चीज़ उसके साथ होती है, मतलब जीते जी वो जब वो उसकी सांसें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं, अगर उसको चोट भी कोई मार रहा है और वो जिंदा है तो वो एंटीमॉर्टम है। पोस्टमॉर्टम वो होता है जो मरने के बाद होता है, इसीलिए पोस्टमॉर्टम मरने के बाद किया जाता है। तो एक इंसान मर गया और मरने के बाद अगर उसे तो चोट पहुंचाएगी, मरने के बाद उसका गला घोटा जा रहा है, दोबारा मरने के बाद उसके पीटा जा रहा है, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि ये सारे जख्म मरने के पहले के हैं या मरने के बाद के हैं। तो ये बड़ा आसान तरीका है पता करने का। तो उसी से जुड़ी हुई एक उन्होंने साइंटिफिक चीज़ बताई। वो ये बताई कि जब कोई इंसान सुसाइड करता है तो उसमें अमूमन आँख, चाहे एक आँख चाहे दोनों आँख, उसका कोई ना कोई एक पार्ट थोड़ा सा खुला होगा। और उसके पीछे एक रीज़न उन्होंने बताया, और वो थोड़ा भारी भरकम इंग्लिश थी इसलिए मैं उसको समझ नहीं पाया, लेकिन बेसिक चीज़ें जो समझ गया। तो सुशांत सिंह राजपूत की जो तस्वीर उसमें एक आंख थोड़ी सी खुली हुई थी, तो उनका कहना था कि ये एंटीमॉर्टम की निशानी, इससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि खुदकुशी है या कत्ल है। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो मैंने कहा कि इस कहानी से पहले आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आज शाम को ही मेरी बात हो रही थी। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात हो रही थी और कहानी फॉरेंसिक की है, तो अब कहानी पर लौटते हैं। कहानी ताइवान की है, ताइवान के शहर ताइपे की। ताइपे में एक लड़की रहती थी जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और पढ़ाई लिखाई करती थी। एक दिन वो 100 रुपये का, इंडियन करेंसी के हिसाब से करीब, वो दही खरीद के लेके आती है। और चूंकि उस गर्ल्स हॉस्टल में कॉमन सारे अलग अलग फ्रिज जो है वो सभी एक साथ इस्तेमाल किया करते थे, तो फ्रिज एक था अलग अलग सेक्शन के हिसाब से। तो वो दही लाती है और उस फ्रिज में रख देती है कि बाद में खाएंगे। बाद में जब वो फ्रिज खोलती है तो देखती है कि दही गायब है। अब उसको बड़ा अजीब लगता है, दही की कीमत सिर्फ 100 रुपये है, लेकिन उसे लगता है कि उसी के हॉस्टल में रहने वाली कुछ लड़कियों ने यह दही खा ली है। आमतौर पे एक साथ जब रहते हैं तो ये छोटी बात है, इसमें आगे कुछ ऐसा होना भी नहीं चाहिए, कोई ना बताए तो चलो आदमी टाल देता है। लेकिन इस लड़की ने कहा कि नहीं, ये गलत है, मेरी दही चोरी हुई है और ये पता करना चाहिए चोर कौन है। पहले उसने खुद से पता किया, हॉस्टल में बाकी जो वहाँ के लोग थे, इंचार्ज थे, उनसे बात की, बट सभी ने मना कर दिया कि हमने दही नहीं ली है। ये लड़की वहीं तक रुकी नहीं, इसके बाद ये पुलिस स्टेशन पहुँच गई और पुलिस स्टेशन जाकर ये रिपोर्ट लिखने के लिए पुलिस से कहती है। पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताती है कि मेरी दही चोरी हो गई। जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो वो हंसते हैं, फिर कहते हैं यार हमारे पास इतना काम है, आप एक छोटी सी ऐसी शिकायत लेकर आए, अब इस पर हम क्या करेंगे। बोले नहीं, ये मेरा राइट है और आपको रिपोर्ट लिखनी है और चोर को पकड़ना है। हम पुलिस वालों ने कहा कि चलो अब ये कहीं बवाल ना खड़ा कर दे, तो इसकी रिपोर्ट लिखते हैं। उन्होंने रिपोर्ट लिखी, 2 पुलिस वाले को भेजा कि जाओ जहाँ पे कहाँ पे क्या हुआ। तो हॉस्टल पहुँचे, उस लड़की ने दिखाया हॉस्टल, फिर उसने बताया ये है। और लड़की जब पुलिस स्टेशन पहुँची तो दही जो गायब हुई थी वो दही पॉलीथीन में, जैसे आजकल प्लास्टिक के उसमें आता है, हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने मदर डेयरी के उसमें सारे, तो उसमें से वो पॉलीथीन तो था, दही गायब हो गई थी। तो पुलिस वाले जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो फ्रिज खोलती है, उसका दिखाती है कि ये देखिए इसमें दही थी, दही की पॉलीथीन भी है, लेकिन इसके अंदर से दही निकाल कर किसी ने खा लिया और मुझे चोर के बारे में जानकारी चाहिए। तो पुलिस वालों ने सारी पूछताछ की अपने हिसाब से। उसके बाद अब वो लड़की जो है पीछा छेड़ने की तैयार नहीं कि मुझे तो चोर चाहिए, तो मजबूरी में उन्होंने फिर उस दही के पैकेट को उठाया। उन्होंने कहा कि चलो इसकी ऊपर फिंगरप्रिंट्स होगा, इससे पता चल जाएगा किसने क्या खाया, पता चल जाएगा। तो वो बाकायदा उस दही के पॉलीथीन को उठाते हैं, ले जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से जब वहाँ पे जांच होती है तो किसी का फिंगरप्रिंट नहीं आता। उसकी वजह ये थी कि जो पॉलीथीन था दही का वो गीला था और फ्रिज में रखा हुआ था, तो और प्लास्टिक था, तो उस पर निशान नहीं आए। अब जब निशान नहीं आए तो पता नहीं चलेगा कि किसके निशान है क्या है। पुलिस वाले परेशान थे, उन्होंने कहा कि हटाओ। बल्कि ये तक बात हुई कि 100 रुपये की दही की बात ही है यार,
तुम इतना करे, वो कह रही नहीं मेरा राइट है। तो उसमें ये भी अगर तुम 100 रुपये की हम दही दिला देते हैं उसको, वो मानने को तैयार है। उसने बोला मुझे तो चोर चाहिए। अब पुलिस वाले परेशान, क्या करें, दही के ऊपर फिंगर के वो भी नहीं है, कोई कैमरे से भी नहीं पता चल रहा है कि कोई फ्रिज में खा रहा है, क्योंकि अंदर वहाँ पे कैमरा भी नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल था। तो अब क्या करें। तो लास्ट में ये लड़की जो है ये बहुत इंटेलिजेंट थी, कहती है कि आपको फिंगरप्रिंट नहीं मिले कोई बात नहीं, फॉरेंसिक साइंस में बड़े तरीके हैं चोर को पता करने का। उसने कहा कि उनमें से एक तरीका है डीएनए, आप उससे पता करो। तो उन्होंने कहा वो कैसे। उसने कहा ये पॉलीथीन मैं लेकर आई हूँ, मैंने टच किया है, सारी चीज़ें हैं उसके अंदर रखी हैं, अगर बाकी किसी ने खाया होगा फिंगरप्रिंट बेशक ना आ जाए, डीएनए आ जाएगा। अब पुलिस वाले पहले तो हंसे कि क्या 100 रुपये की एक दही के लिए डीएनए। और करीब 5 लड़कियां जो थी जिनके ऊपर उसने शक जताया था, उस ब्लॉक में 5 लड़कियां रहती थी। उसने कहा कि इनमें 5 में से कोई एक चोर है। पुलिस वाले पहले तो उसको हंस के टाल दिए, घर भेजा, ठीक है हम चोर का पता कर लेंगे, बहाना बनाते रहे। 2-3 दिन गुजर गया, उस लड़की ने पीछा नहीं छोड़ा, वो थाने के चक्कर लगाती रही, कहने लगी मुझे चोर चाहिए और मुझे मेरी 100 रुपये की दही किसने खाई है बताना पड़ेगा आपको। पुलिस वालों को लास्ट में लगा कि ये इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। फिर उन्होंने तय किया, अपने सीनियर अफसरों से बात की, तो कहा गया कि ठीक है इस पे डीएनए ही करो, अब और तो कोई रास्ता है नहीं, कोई और सबूत नहीं, कोई और गवाह नहीं, कोई कैमरा नहीं, फिंगरप्रिंट्स नहीं। तो अब ये हुआ कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि 100 रुपये की दही के लिए डीएनए, वो भी 5-5 लड़कियों की, और छठी ये खुद है, इसका भी करना ज़रूरी है क्योंकि इससे बाकी का मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 डीएनए कराने, कोई रास्ता था नहीं। आखिर में फिर पुलिस वाले इस बात के लिए तैयार हो गए। उस लड़की के बयान के बाद उस दही की थैली के हिसाब से डीएनए हुआ 5 लड़कियों की उस हॉस्टल में, और छठी इसकी खुद की। और उसके बाद उस डीएनए की रिपोर्ट आई, और उस डीएनए की रिपोर्ट में उसी हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की उसमें पकड़ी गई, और पता चला कि इसी ने दही खाई है। बाद में उस लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि छोटी सी बात थी, मुझे शर्म आई इसलिए मैंने उस वक्त नहीं कहा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था मामला इतना बढ़ जाएगा और डीएनए वेने तक बात जाएगी। लेकिन खैर डीएनए हो गया, रिपोर्ट आ गई, लेकिन यह कि चोर पकड़ी गई। और वो लड़की जिसने कंप्लेंट की थी उसने कहा कि अब मुझे तसल्ली है। इस पूरे कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि सब कुछ होने के बाद पुलिस वालों ने जब बिल भेजा अपने ऊपर एक्सेप्ट करने के लिए, अप्रूव करने के लिए, वो बिल था 42,000 का। हर लड़की की जो डीएनए की उस वक्त जो फीस गई वो 7,000 रुपीज़ थी। तो 6 लड़कियां थीं इस लड़की समेत, सो 7 छके 42,000 रुपये का खर्चा आया 100 रुपये की दही की चोरी के मामले में। ये बात बाद में वहाँ अखबार में छप गई। जब अखबार में छपी तो लोगों ने पुलिस के ऊपर निशाना और हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हम लोगों की मेहनत के टैक्स के पैसे हैं, और टैक्स के पैसे के आप इस तरीके से 100 रुपये की दही की चोरी में 42,000 रुपये आप उड़ा रहे हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो उसको लेके बड़ी वहाँ पे लोग हंसे भी पुलिस पे। लेकिन एक तबका था, उसने ये भी कहा कि बात चाहे कुछ भी हो, बात इंसाफ की थी, बात पुलिस की थी, बात जांच की थी, और पुलिस ने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। तो 100 रुपये की दही के लिए 6 लड़कियों के डीएनए हुए, 42,000 रुपये खर्च हुआ, चोर पकड़ा गया। लेकिन उस चोर के पेट में तब तक दही जा चुकी थी और वो साथ में ही थी, तो उससे कोई हर्जाना भी नहीं लिया गया, क्योंकि ऐसे हल्के जुर्म के लिए कोई सज़ा भी नहीं थी बड़ी। और उसने कहा कि फ्रिज में रखा होता तो हम कई बार हम लोग एक दूसरे का खा लेते, तो यही सोच कर खाई थी। लेकिन जिस तरीके से उसने फिर रिएक्ट किया था उस लड़की ने जिसकी दही खाई, तो उसने कहा कि इसको बताऊंगी ही नहीं कि किसने खाया। बस बात इतनी सी थी जो इतनी बड़ी बन गई कि डीएनए तक की नौबत आ गई और 42,000 रुपये खर्च हो गए। तो 100 रुपये की दही की चोरी के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन, इतना खर्चा, ये अपने आप में एक मिसाल है। ताइवान और ताइपे में आज भी लोग जब ये कहानी सुनते हैं तो हंसते हैं। तो ये थी कहानी। कुछ आप लोगों के बहुत सारे सवाल भी हैं और कुछ मेल भी नोट करके लाया हूँ। संजय पासवान जी, और इनका सवाल है कि सवाल शायद नहीं कुछ और था इनका, लेकिन चलिए पासवान जी फिर आपका पढ़ के कलवल बताता हूँ। कपिल गुप्ता हैं, इनकी जो वाइफ हैं ये ममता कुलकर्णी की कहानी सुनना चाहती हैं। ममता कुलकर्णी की अभी कुछ तस्वीर भी आई थी हाल में कि अब वो कैसी दिखती हैं और कहाँ हैं।
ममता कुलकर्णी की कहानी सुनाए जाने लायक है वैसे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम, उनसे रिश्ता, ये सारी चीज़ें हैं, और राम तेरी गंगा मैली फिल्म, तो मैं ज़रूर इसको किसी दिन सुनाता हूँ। सचिन शर्मा ने कहा है निधिवन की कहानी सुनने के बाद कि निधिवन में जो भी रात को कभी कोई रुकता नहीं, देख नहीं पाया रासलीला, जो जाता पागल हो जाता, अंधा हो जाता, गूंगा हो जाता, तो उन्होंने कहा कि कभी कैमरा रख कर अगर कोई निकल आए तो देखा जा सकता है। आइडिया अच्छा है, लेकिन निधिवन के जो इंचार्ज है पता नहीं वो इसकी इजाज़त देंगे कि नहीं। गौरव पांडे हैं और ये गैंगस्टर अनिल शर्मा रांची की कहानी सुनना चाहते हैं। अनिल शर्मा ये वही शख्स हैं रांची के डॉन, जिनकी मैंने बहुत पहले आपको एक कहानी सुनाई थी पटना में, जब स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था और पीछे गंगा और उस रूम में एक गटर, और फिर ये था कि पकड़ा जाना और उस गटर में डाल देना, वो सारी चीज़ें थी, तो उसमें एक अनिल शर्मा साहब भी थे। दिनेश सोनवाने हैं और ये डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मर्डर मिस्ट्री की कहानी सुनना चाहते हैं। जल्दी सुनाता हूँ दिनेश साहब। बालकृष्ण अनजाने हैं, कहते हैं कि अब आप पुरानी कहानियों पर लौट आइए, तो बालकृष्ण जी कोशिश अब यही है, और आज शायद इसीलिए कहानी अलग भी है। इसके अलावा अखिलेश यादव हैं, ये अभी सऊदी अरब में हैं, कहानियाँ सुनते हैं। प्रशांत चंद्र हैं, ये रामपुर तिराहा कांड जो उत्तराखंड का है उस पर कहानी सुनना चाहते हैं, जिसमें गोली चली थी, काफ़ी लोग मरे थे। प्रशांत जी मैं जल्दी सुनाता हूँ। कृष्णा पाड़ा जाना, ये वेस्ट बंगाल से हैं, थैंक यू आपके मेल के लिए। राहुल कुमार अग्रवाल हैं, ये रशियन कोरोना की बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया वैक्सीन को लेकर अभी शुरू में। समीउर रहमान हैं, ये नेपाल से हैं लेकिन बेंगलोर में इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं। वरुण कात्याल हैं और इनकी शिकायत थी लेकिन मैंने आपके वीडियो लाइक किए हैं वरुण जी। रूपम किरण हैं, ये पटना की हैं लेकिन यूएसए में रहती हैं। और देवांग महेरिया हैं। दीपा पाटिल हैं और इन्होंने एक मेल किया है और इनके मैं आपके मेल का जवाब दूंगा। दीपा पाटिल जी ये यूएसए में हैं इस वक्त। विवेक सागर हैं। अभिरंजन कुमार हैं, नाथुराम गोडसे की कहानी सुनना चाहते हैं। प्रतीक पांडे हैं। जगदीश सिंघवी हैं, जगदीश सिंह नेगी, ये आरुषि केस में अपडेट की बात करें। आरुषि केस में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। आरुषि केस का हाईकोर्ट का फैसला आया, दोनों माँ बाप बरी हो गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी मालूम नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है जहाँ पे ये शायद पता चले कि आरुषि को किसने मारा। फिलहाल हालत ये है या सिचुएशन ये है कि अभी तक हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आरुषि का कातिल कौन है। सद्दाम खान है और ये इनका सवाल था कि जो पुलिस इनाम रखती है क्रिमिनल के ऊपर, ये इनाम कौन देती है, पुलिस या सरकार? तो इनाम का ऐलान करती है पुलिस, पैसे जाते हैं सरकार के खजाने से। मंटू कुमार सिन्हा हैं किशनगंज से, अपने तमाम 16-18 दोस्तों के साथ कहानी सुनते हैं ये, तो मंटू साहब थैंक यू। चेतन घड़ावाजे हैं और इनका सवाल है चेतन साहब का कि सीबीआई और सीआईडी में क्या फ़र्क है। सीबीआई देश के किसी भी कोने में जांच कर सकती है, सीआईडी किसी एक स्टेट के अंदर रहकर ही जांच कर सकती है। सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है और सीआईडी जो है एक स्टेट की एजेंसी होती है। जैसे मान लीजिए कि यूपी है, तो यूपी में सीबीआई तो जाकर जांच कर सकती है, लेकिन सीआईडी दिल्ली में आकर जांच नहीं कर सकती है क्योंकि उनका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ यूपी है। तो हर स्टेट की जो पुलिस होती है उस पुलिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, उसी में क्राइम ब्रांच हो जाती है, सीआईडी होती है, स्पेशल सेल होती है, एसटीएफ, इसके अलावा इस तरह के जो स्पेशलाइजेशन फोर्स होती है अलग अलग। जैसे दिल्ली में है दिल्ली पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, इसके अलावा क्राइम ब्रांच है, स्पेशल सेल है, ईओडब्ल्यू है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। तो ये सिर्फ दिल्ली के अंदर काम कर सकते हैं। तो जो सीआईडी होती है एक्चुअल में वो स्टेट की एक फोर्स होती है उसी पुलिस के अंदर, लेकिन वो सिर्फ सीआईडी में अब और उस स्टेट की पुलिस में क्या फ़र्क होता है? तो फ़र्क ये होता है कि जैसे यूपी पुलिस है, अब यूपी पुलिस में एक लखनऊ पुलिस भी है, एक नोएडा पुलिस भी है। लखनऊ की पुलिस नोएडा में आके जांच नहीं कर सकती, नोएडा की पुलिस लखनऊ में जाके जांच नहीं कर सकती क्योंकि उनका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ नोएडा है और उनका सिर्फ लखनऊ है। उसी तरह हर शहर का, हर डिस्ट्रिक्ट का ऐसी होता है। लेकिन सीआईडी लखनऊ में भी जांच कर सकती है और नोएडा में भी जांच कर सकती है क्योंकि सीआईडी को जैसी कोई केस दिया जाता है तो वो पूरे यूपी का ज्यूरिसडिक्शन उसके अंदर आ जाता है। जैसे सीबीआई को जैसी कोई केस दिया जाता तो सीबीआई पूरे देश में कहीं पे भी जाके जांच कर सकती है। तो यही फ़र्क है।
सीबीआई और सीआईडी में। अंजुम शेख हैं लंदन से और इन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से एसएसआर और ये खबरें चल रही हैं, मीडिया को और बाकी लोगों को, उसमें मैं भी हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सोसाइटी में कोई इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं होना चाहिए। अंजुम साहब, आपने मेल में बहुत कुछ लिखा और मैं आपके सारे मेल में जो कुछ आपने लिखा है मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसके अलावा महेंद्र राठौर हैं, सुमित बावा हैं ऑस्ट्रेलिया से, और इनका भी मेल रिप्लाई आपने जो किया है मैं रिप्लाई करता हूँ। आयशा रज़ा हैं यूके से, ये पाकिस्तान की वैसे रहने वाली। चार्ल्स विटमैन की कहानी सुनना चाहती हैं, तो आयशा जल्दी सुनाता हूँ मैं आपको। इसके अलावा अर्श बाजवा है, अंसरी हिना है, राजन डिसूजा है, मनीष कुमार हैं और जुगल राजगोर हैं। इन सभी ने कुछ ना कुछ लिखा है। थैंक यू आप तमाम लोगों का। कृष्ण सोनी का जन्मदिन है, तो कृष्ण सोनी जी हैप्पी बर्थडे पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। अनूप सोनी, इनका बर्थडे है 15 अगस्त को, और अनु प्रकाश, इनका भी 15 अगस्त को, तो आप लोगों को हैप्पी बर्थडे एडवांस में आज रात 12 बजे के बाद। इसके अलावा विवेक का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विवेक। इबादत, इनका बिलेटेड हैप्पी बर्थडे 11 अगस्त को था, और जोत सिंह ने ये भेजा था, तो थैंक यू वेरी मच। तो कोशिश यही है कि इस तरीके से आप लोगों का मैं मेल नोट करके लाऊं, सवाल भी लेकर आऊं और उसका भी जवाब दूं। बीच बीच में कभी कभी ये चीज़ें छूट जाती हैं। दूसरा, एक अभी मुझे दीपक बता रहा था कि अभय 2 एक वेब सीरीज़, अभय शायद पहले आ चुका था, तो एक हम लोगों ने ये कोशिश की है क्राइम तक टीम ने कि जो क्राइम बेस्ड सीरीज़ आते हैं अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पे, तो उनको लेके क्या है, वो कितना सच है, कितना झूठ है, कितना उसमें क्या कुछ है, मिस्ट्री है, नहीं है, तो एक उसका रिव्यू टाइप करने का। तो अभय 2 की एक रिव्यू की है दीपक और उनकी पूरी टीम ने, तो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, बताइएगा, और उसमें जो कमियां हैं वो भी बताइएगा, जो अच्छाइयाँ हैं वो भी बताइएगा। तो आज इतना ही। एक बार फिर से आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक पूरी क्राइम तक फैमिली को, देश विदेश जो भी जहाँ जहाँ अपने भाई हैं हिंदुस्तानी, उन सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और कल मुलाकात होगी आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।